नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपकी अपनी YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए खास कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी की तैयारी करते हैं तो, या आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सारे सारे इंपॉर्टेंट्स है। 110 क्वेश्चन कराएंगे। सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं। और बात किया जाए तो कि कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन है और साइंस से क्वेश्चन है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 80 जो लिखा हुआ है, 80 नहीं 110 हो जाएगा। पीडीएफ यहाँ पे गलती बन गया है। रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आप ग्रुप डी, सारे के सारे सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं, उससे पहले मेरे चैनल पहली बार है तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को साथ शेयर करना नहीं भूलें। यहाँ पे हम वही क्वेश्चन कराते हैं जैसे एग्जाम पूछा जाता है, वैसा क्वेश्चन कराते हैं। बाहर से हम कोई भी क्वेश्चन नहीं कराते हैं। इसलिए जो पढ़ाते हैं उसे ध्यान से पढ़िए और मेहनत कीजिए। बड़ी संख्या में आप लोग ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल से जुड़िए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन है, बीमारी के दौरान पोषण देखभाल कार्यकलापों का एक संगठित समूह है जिसमें निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कौन सा होगा? मनोवैज्ञानिक तनाव का आकलन करना, या पोषण संबंधी स्थिति का आकलन करना, या पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पोषण हस्ताक्षर की योजना बनाना और प्राथमिकता देना, या पोषण संबंधी समस्याओं का निदान। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। मनोवैज्ञानिक तनाव का आकलन करना। आइए देखते हैं क्या है ऑप्शन नंबर 1 के बारे में। बीमारी के दौरान पोषण देखभाल के लिए कार्यकलापों के समूह में निम्नलिखित बिंदु शामिल है। पहला, पोषण संबंधी स्थिति का आकलन करना। दूसरा, पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पोषण हस्ताक्षर की योजना बनाना और प्राथमिकता देना। तीसरा, पोषण संबंधी समस्याओं का निदान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्राणु कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर सी। शुक्राणु कोशिकाएं मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं का आयतन काफ़ी छोटा होता है। शुक्राणु कोशिका का सिर लगभग 4 माइक्रोमीटर लंबा होता है, जिसका आकार लाल रक्त कोशिका आरबीसी के समान होता है। अंडा कोशिकाएं मानव शरीर अंडाशु की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका झिल्लियों की सुरक्षा और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक एक प्रमुख आवश्यक लिपोफिलिक विटामिन कौन सा है? लिपोफिलिक विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई? कौन सा आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका झिल्लियों की सुरक्षा और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक एक प्रमुख आवश्यक लिपोफिलिक विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई? जल्दी से बताइए आप लोग। जितने भी क्वेश्चन कराने के सारे इंपॉर्टेंट्स है सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, उन बच्चों के लिए
जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जो अभी जो ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम ऑफिशियल से जो जुड़े हैं, उनके लिए भी खास जितने क्वेश्चन करा रहे हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट्स हैं, घबराने की बात नहीं है। जिन्हें आता है और जिन्हें नहीं भी आता है, सारे के सारे सभी को लेकर साथ चलेंगे। अब अब की बार रेलवे पार करना है, इसलिए घबराइए नहीं, धीरे धीरे क्लास करा रहे हैं ताकि जिन्हें नहीं भी आता है वो भी सीखे। क्वेश्चन नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कौन सा होगा जी, बताइए जल्दी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन ई। विटामिन ई हो जाएगा। विटामिन ई, डी, ई और ई के वसा में घुलनशील विटामिन कहा जाता है क्योंकि ये कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं और वसा के समान तरीके से अवशोषित और परिवहित किए जाते हैं। विटामिन ई की कमी जो दुर्लभ है और आमतौर पर विटामिन ई की कमी से वसा को पचाने में अंतर्निहित समस्या के कारण तंत्रिका संबंधी समस्याएं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रुडोल्फ विर्चोव ने किस वर्ष सेलुलर पैथोलॉजी नामक एक निबंध प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने प्रखर तौर पर घोषणा की हर कोशिका दूसरी कोशिका से उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कौन हो जाएगा, 1865 में या 1835 या 1845 या 1855। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1855। तो 1855 में 34 साल की उम्र में उन्होंने अपना अब तक का सबसे प्रसिद्ध सूत्रवाक्य अमोनियम सेलुला प्रत्येक कोशिका दूसरी कोशिका से उत्पन्न होती है प्रकाशित किया। इस दृष्टिकोण के साथ विर्चो ने सेलुलर पैथोलॉजी के क्षेत्र की शुरुआत की। उन्होंने कहा है कि सभी बीमारियों में समान कोशिकाओं में परिवर्तन शामिल होता है, यानी सभी विकृत अंतत सेलुलर विकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 1928 में यह खोज किसने की कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का एक अंश भिन्न रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कौन सा होगा बताइए, एस.एन. बोस या लॉर्ड रेले या सी.वी. रमन या जॉन टिंडल। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर सी.वी. रमन हो जाएगा राइट आंसर। सर चंद्रशेखर विकेंड रमन ने 28 फरवरी 1928 को पता लगाया कि जब रंगीन प्रकाश की किरण एक तरल पदार्थ में प्रवेश करती है तो बिखरे हुए प्रकाश का एक अंश एक अलग रंग का होता है जो भौतिक संपत्ति पर निर्भर करता है। प्रकाश के आणविक प्रकीर्णन के इस विकिरण प्रभाव को रमन प्रभाव का नाम दिया गया है, जिससे फोटोनिक संचार और स्पेक्ट्रोस्कोपों में कई अनुप्रयोग विकसित हुए। रमन प्रभाव किसी माध्यम के अणुओं द्वारा प्रकाश कणों को बिखेरने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंग पित्त रस का स्राव करती है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन, इसको मान लो। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि पित्त रस का स्राव करती है।
तो अग्नाशय हो जाएगा, यकृत हो जाएगा, पिट्यूटरी हो जाएगा, पिनियल। कौन सा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर? बताइए जल्दी से आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा यकृत। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पीत रस यकृत द्वारा निर्मित होता है और पित्ताशय में जमा होता है, जो यकृत के नीचे स्थित एक छोटा अंग है। आवश्यकता पड़ने पर वसा और वसा में घुलनशील विटामिन के पाचन और अवशोषण में सहायता के लिए पित्त को पित्ताशय से छोटी आंत में छोड़ा जाता है। तो सही उत्तर यह है कि यकृत पित्त रस स्रावित करता है और यह छोटी आंत में जारी होने से पहले पित्ताशय में संग्रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किस देश को अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री मिली है? किस देश को अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री मिली है? क्वेश्चन नंबर 7, सोमालिया, संयुक्त अरब अमीरात या श्रीलंका या चाड? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर कौन सा होगा बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 के राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। सही विकल्प सिरिमाओ भंडारनायके हैं। सिरिमाओ भंडारनायके विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। सिरिमा रतवाटे डायस भंडारनायके एक श्रीलंकाई राजनीतिज्ञ थी। सिरिमाओ भंडारनायके 1960 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक न्यूरॉन के अक्षतंतु और दूसरे के डेंड्राइट के बीच के जंक्शन को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर कौन सा होगा? संयुक्त सिनेपस, लगातार पुल या जंक्शन बिंदु? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिनेपस। सिनेपस एक न्यूरॉन के अक्षतंतु और अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच के जंक्शन को सिनेपस कहा जाता है। सिनेपस पर विद्युत या रासायनिक संकेत एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन या एक प्रभावकारी कोशिका जैसे मांसपेशी कोशिका या ग्रंथि कोशिका तक प्रेषित होते हैं। सिनेपस तंत्रिका तंत्र के भीतर तंत्रिका आवेगों के संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, के में के बराबर Ca2 माइनस ए का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कहने का मतलब है पोटेशियम में पोटेशियम बराबर Ca2 माइनस 1 का प्रतिनिधित्व करता है कौन? पृथक्करण, निरंतरण या धाड एकाग्रता या पृथक्करण की डिग्री, आयनीकरण की डिग्री या आयनीकरण की डिग्री? कौन सा ऑप्शन होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पृथक्करण, निरंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इंद्रधनुष सदैव किस दिशा में बनता है?
इंद्रधनुष सदैव किस दिशा में बनता है? वीवीआई क्वेश्चन है, इसे नोट्स कर लो। इंद्रधनुष सदैव किस दिशा में बनता है? सूर्य के सामने, सूर्य के विपरीत दिशा में, या उत्तर दिशा में, या इनमें से कोई नहीं? बताओ जल्दी से। सूर्य इंद्रधनुष सदैव किस दिशा में बनता है? क्वेश्चन नंबर 10। राइट आंसर कौन सा होगा? तो सूर्य के विपरीत दिशा में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। मोनेरा जगत के किस जीव में कोशिका भीति नहीं पाई जाती है? मोनेरा जगत के किस जीव में कोशिका भीति नहीं पाई जाती है? जीवाणु, नीली, हरी शैवाल या माइकोप्लाज्मा, या ऑप्शन नंबर डी औपंक फफूंद? कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर माइकोप्लाज्मा हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस विपर्यासी लक्षण को नहीं चुना? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस विपर्यासी लक्षण को नहीं चुना? ऑप्शन नंबर ए फली का रंग, बीज का रंग, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी पुष्प का रंग, या जड़ का रंग, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर कौन सा होगा? जल्दी से बताइए। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस विपर्यासी लक्षण को नहीं चुना है? फली का रंग को चुना है, बीज का रंग को चुना है, पुष्प का रंग को चुना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पुष्प का रंग को नहीं चुना है। जड़ का रंग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पुष्प का रंग चुना, बीज का रंग चुना है, फल का रंग को चुना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जड़ का रंग, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। प्रोटीन संश्लेषण में भिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल को राइबोसोम पर लाते हैं जहां पर प्रोटीन बनता है का? mRNA या RNA या tRNA, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर कौन सा होगा? जल्दी से बताओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर, प्रोटीन संश्लेषण में भिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाते समय जहां पर प्रोटीन बनता है, tRNA हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। FeCl3 का FeCl2 में परिवर्तन कहलाता है ऑक्सीकरण या अपचयन या अपघटन या संयुग्म? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर कौन सा होगा? अपचयन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फेरिक क्लोराइड का फेरस क्लोराइड में रूपांतरण को विशेष रूप से
ह्रास नहीं कहा जाता है, इसके बजाय यह एक प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया है जिससे कमी प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है। इस प्रक्रिया में फेरिक क्लोराइड FeCl3 जिसमें +3 ऑक्सीकरण अवस्था में लोहा होता है और इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, और फेरस क्लोराइड FeCl2 में बदल जाता है जहां लोहा +2 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है। कमी प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का लाभ शामिल होता है जिससे लोहे की ऑक्सीकरण अवस्था में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, माणिक्य व नीलम किसके ऑक्साइड है? कैल्शियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन या चांदी? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम। माणिक्य जिसे माणिक के नाम से भी जाना जाता है और नीलम रत्न है जो एक खनिज कोरंडम के रूप में कोरंडम एक ऑक्साइड नहीं है बल्कि एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 का एक क्रिस्टलीय रूप है। माणिक और नीलम दोनों एक ही कोरंडम की किस्में हैं। माणिक क्रोमियम अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण लाल होता है और नीलम विभिन्न रंगों में आता है, लाल को छोड़कर अक्सर विभिन्न ट्रेस तत्वों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अभयधर्मी ऑक्साइड है। अभयधर्मी ऑक्साइड है एल्युमिनियम, जिंक ऑक्साइड या ऑप्शन नंबर सी ए होगा, बी होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड एक प्रकार का ऑक्साइड है जो अम्ल और क्षार दोनों के रूप में कार्य कर सकता है। इसका मतलब यह है कि यह अम्ल और क्षार दोनों के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है, या तो समाधान के pH के आधार पर प्रोटीन H+ आयन स्वीकार या दान कर सकता है, या एम्फोटेरिक ऑक्साइड इस दोहरे व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनमें से अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण होते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड JnO सामान्य एम्फोटेरिक ऑक्साइड के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा सही संबंध दर्शाता है? 1 वोल्ट बराबर 1 जूल इंटू 1 कोलम। निम्न में से कौन सी सही संबंध दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा ऑप्शन होगा राइट? निम्न में से कौन सा सही संबंध दर्शाता है? तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बाय 1 कोलम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वन वोल्ट बराबर 1 जूल बाय 1 कोलम। यह समीकरण वोल्टेज की परिभाषा को दर्शाता है। इसमें कहा गया है कि 1 वोल्ट प्रति 1 कोलम चार्ज पर 1 जूल ऊर्जा के बराबर है। वोल्टेज दो बिंदुओं के बीच विद्युत संभावित अंतर को मापता है और विद्युत भौतिक में एक मौलिक अवधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, किस नवरत्न कंपनी द्वारा देश में बनाया गया एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर वायुमंडल की एक नमी से पानी बना सकता है?
गेल इंडिया लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड या भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया? कौन सा होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी। नवरत्न रक्षा पीएसयू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एरो इंडिया 2019 में वायुमंडलीय जल जनरेटर का अनावरण किया। एडब्ल्यूजी वातावरण में मौजूद नमी से पानी निकालने और उसे शुद्ध करने के लिए एक नई तकनीकी का उपयोग करता है। BLCS IR IICT और हैदराबाद स्थित स्टार्टअप कंपनी मैत्री के सहयोग से एडब्ल्यूजी का निर्माण कर रही है। एडब्ल्यूजी एक ड्यूमिडिफायर की तरह ही एक काम करता है, सिवाय इसके कि एक यह हवा को ह्यूमिडिफाई करके उत्पादित पानी लेता है और उसे शुद्ध करता है। दोनों पानी को संघनित करने के लिए पानी के उस बिंदु का लाभ उठाते हैं। एडब्ल्यूजी का उपयोग सामुदायिक केंद्रों में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? एड्स, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर या अस्थमा? सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? सीड थेरेपी जो कैंसर उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। विकिरण बीज चिकित्सा विशेष रूप से सीजियम 131 के साथ कैंसर के खिलाफ लड़ाई में एक अभिनव उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, मौसम से संबंधित परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हीलियम राइट आंसर होगा। हीलियम एक अक्रिय गैस है जो हवा से हल्की होती है, यह ज्वलनशील नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन या प्रोटीन? शरीर में ऊतकों का निर्माण जो होता है किससे होता है? प्रोटीन राइट आंसर हो जाएगा। ऊतकों का निर्माण विभिन्न अनुपातों में कोशिकाओं और अंतरकोशिकीय सामग्रियों के संयोजन से होता है, जिसमें एक घटक की प्रधानता होती है। उदाहरण के तौर पर तंत्रिका ऊतक में तंत्रिका कोशिकाएं प्रबल होते हैं, जबकि स्नायु बंधन और टेंडन जैसे संयोजी ऊतकों में अंतरकोशिकीय रेशेदार सामग्री प्रबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, फलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है? क्या ल्यूकोप्लास्ट या टोनोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी। प्रोटीन संश्लेषण कोशिकाओं में राइबोसोम पर होता है। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बनी सेलुलर संरचनाएं हैं और वे स्थान जहां मैसेंजर आरएनए अणुओं में एन्कोड किए गए निर्देशों का पालन करते हुए अमीनो
एसिड प्रोटीन बनाने के लिए एक साथ जुड़े होते हैं। यह प्रक्रिया, जिसे अनुवाद कहा जाता है, कोशिकाओं संपूर्ण जीव के कामकाज के लिए आवश्यक विभिन्न प्रोटीनों के संश्लेषण के लिए आवश्यक एक मौलिक सेलुलर तंत्र है। राइबोसोम कोशिकाओं को साइटोप्लाज्मा दोनों में पाया जा सकता है और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? अग्नि निर्जा रोग नारियल, नारंगी, सेब या अंगूर से? सेब राइट आंसर हो जाएगा। अग्नि निर्जा रोग एलोवेन मोजेक वायरस के कारण होता है। यह एक आमतौर पर संचारित नहीं होता है, लेकिन इसे प्रायोगिक स्थितियों के तहत ग्राफ्टिंग द्वारा प्रसारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? अरहर, मटर, सोयाबीन या चना? दोस्तों मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, जितने भी क्वेश्चन करा हूँ सारे के सारे इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन हैं, खास करके उन बच्चों के लिए जो रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन करा रहे हैं साइंस के, इतने के अंदर से ही पूछेगा, बाहर से कोई भी क्वेश्चन पूछने वाले नहीं। इसलिए हम आप लोग से बार बार कहते हैं कि जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं उसे ध्यान से पढ़िए और रट लीजिए, इससे बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और घबराने की बात नहीं है। उन बच्चों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ जो अभी अभी ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिसर से जुड़े हैं, मैं सभी को साथ लेकर चलूँगा और सभी को रेलवे क्रैक कराने का कोशिश करूँगा, ठीक ना। इसलिए जो पढ़ाते उसे ध्यान से पढ़िए, मेहनत कीजिए। और आप और अच्छा लगेगा, समझ में लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसलिए आप लोग से अनुरोध करने की ज़रूरी नहीं है, आप लोग खुद समझदार हैं। बहुत मेहनत लगता है, पहले वीडियो बनाते हैं, पीडीएफ बनाते हैं, फिर वीडियो बनाते फिर अपलोड करते हैं, ताकि अच्छा से अच्छा आप लोग के लिए कंटेंट बने, पढ़ सके, समझ में आ सके। कम से कम फ्री में पढ़ाते हैं, कम से कम लाइक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, इससे हमको मोटिवेट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसी में होता है? तो सोयाबीन में ही होता है। उसके बाद कौन सा क्या चीज़ में होता है? उसके बाद पनीर में पाया जाता है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। सोयाबीन एक संपूर्ण प्रोटीन है, जिसका अर्थ है कि वे सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड प्रदान करते हैं जिन्हें मानव शरीर स्वयं उत्पन्न नहीं कर सकता है। अन्य उच्च प्रोटीन सब्जियों में दाल, छोले, काली फलियां और हरी मटर शामिल है। अपने आहार में विभिन्न प्रकार के पौधे आधारित प्रोटीन स्रोतों को शामिल करना आपके प्रोटीन सेवन में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, अनिषेक जनन प्रायः किसमें दिखाई देता है? लीची में, अंगूर में, सभी तरह के फलों में या आम में? अभी अनिषेक जनन प्रायः किस में दिखाई देता है? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर कौन सा होगा? आज थोड़ा क्लास लंबा होगा, इसलिए धैर्य बना के रखें। इधर उधर जाने की ज़रूरी नहीं है, थोड़ा बहुत पानी पीजिए और बैठे रहिए। थोड़ा क्लास लंबा होगा, घबराने की ज़रूरी नहीं है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, अंगूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? फल, भीति या बीजावरण या पूर्ण बीज या पूर्ण पोष? नारियल के खाने का जो भाग होता है वह कौन सा होता है?
तो भ्रूण पोष, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नारियल का खाने योग्य भाग भ्रूण पोष है। भ्रूण पोष नारियल के बीज का आंतरिक सफ़ेद और मांसल भाग होता है, जिसे आमतौर पर भोजन के रूप में खाया जाता है। इसे अक्सर कद्दूकस किया जाता है, सुखाया जाता है और विभिन्न पाक अनुप्रयोगों में प्रयोग किया जाता है, या नारियल का दूध और तेल निकालने के लिए संसाधित किया जाता है। हरे नारियल के अंदर पाया जाने वाला नारियल पानी भी एक ताज़ा पेय के रूप में पिया जाता है और यह भ्रूण पोष से अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 27 वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं? वे पौधे जिसमें कभी पुष्प नहीं बनते वे क्या कहलाते हैं? एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म या क्रिप्टोगेम्स या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी क्रिप्टोगेम्स। वे पौधे जिनमें कभी फूल नहीं आते उन्हें क्रिप्टोगेम कहा जाता है। क्रिप्टोगेम्स में फर्न, मास, लीवर, वाटर्स और शैवाल जैसे पौधे शामिल हैं। फूल वाले पौधे के विपरीत जो फूलों के भीतर घिरे बीजों के माध्यम से प्रजनन करते हैं, क्रिप्टोगेम बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं और असली फूल पैदा नहीं करते हैं। क्रिप्टोगेम को एंजियोस्पर्म की तुलना में विकासवादी दृष्टि से अधिक आदिम माना जाता है, जो आज पृथ्वी पर पौधे का सबसे प्रमुख समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 रक्त में पाए जाने वाली धातु कैल्शियम, सोडियम, लोहा या जिंक? रक्त में पाया जाने वाला धातु वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रक्त में पाए जाने वाली धातु, रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? कैल्शियम, सोडियम, लोहा या जिंक? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बताइए जल्दी से, आप लोग बताते कुछ नहीं हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। आयरन रक्त में पाया जाने वाली धातु है। यह एक आवश्यक खनिज है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के बाकी हिस्सों तक ले जाने और सांस छोड़ने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े तक वापस ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आयरन हीमोग्लोबिन का एक महत्वपूर्ण घटक है। लाल रक्त कोशिका में एक प्रोटीन जो ऑक्सीजन से बंधता है और रक्त को लाल रंग देता है। पर्याप्त आयरन के बिना शरीर पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पन्न नहीं कर सकता है, जिससे आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। एक सामान्य पोषण संबंधी विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मानव शरीर के एक ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी है? वीवीआई से कर लो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो मेरुदंड, भुजा या रिब केज या जांग? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जांग। जांग की हड्डी, जांग की हड्डी जो है वह मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी फीमर है, जो जांग में स्थित होता है। फीमर या जांग की हड्डी कूल्हे से घुटने तक फैली हुई है और मानव कंकाल में सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी कहलाती है फीमर, जो जांग की हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 30 सनशाइन विटामिन है। सनशाइन विटामिन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन डी? धूप जो है वह कौन सा, धूप से कौन सा विटामिन हमें मिलता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो धूप से मिलने वाला जो विटामिन है वो हमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन डी।
सनशाइन विटामिन विटामिन डी है। जब हमारी त्वचा सूर्य किरणों के प्रति संपर्क में आते हैं तो हमारे शरीर में विटामिन डी उत्पन्न होता है। विटामिन डी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, साथ ही यह एक अन्य शारीरिक क्रियाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मेमन, स्लाइडन या रॉबर्ट हुक या मेयर? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर कौन सा होगा? मेयर हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। मानव मूत्र का पीला रंग मुख्य रूप से यूरोक्रोम मानक रंग द्रव्य के कारण होता है। यूरोक्रोम एक अपशिष्ट उत्पाद है जो लाल रक्त कोशिकाओं में एक प्रोटीन हीमोग्लोबिन के टूटने से उत्पन्न होता है। मूत्र में पीले रंग के अलग अलग रंग जलयोजन, स्तर, आहार और कुछ दवाओं जैसे कारकों से प्रभावित हो सकता है, लेकिन यूरोक्रोम मूत्र की विशिष्ट पीले रंग के लिए जिम्मेदार मुख्य रंग द्रव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, मानव शरीर में पित्त कौन सी संरचना से संलग्न होता है? मानव शरीर में पित्त कौन सी संरचना में संलग्न होता है? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, बृहदान्त्र। बृहदान्त्र हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य में टेलबोन, जिसे कोक्सिक्स भी कहा जाता है, रीढ़ के आधार पर स्थित एक छोटी त्रिकोणीय हड्डी होती है। यह 3 से 5 जुड़े हुए केशुरकाओं से बना है और एक पुंज का अवशेष है जिसका उपयोग हमारे विकासवादी पूर्वजों में संतुलन और संचारण के लिए किया जाता है। कोक्सिक्स बृहदान्त्र से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह एक केशुर्क स्तंभ का एक हिस्सा है और फैल्विक अंगों को सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? फेफड़ा, यकृत, हृदय या वृक्क? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो वृक्क होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी, वृक्क। नेक्स्ट, डायलिसिस का उपयोग किडनी के कार्य को पूरा करने के लिए किया जाता है। यह एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसका उपयोग रक्त से अपशिष्ट उत्पादों, अतिरिक्त नाम और तरल पदार्थों को हटाने के लिए किया जाता है। जब गुर्दों का इन कार्यों को पर्याप्त रूप से करने में सक्षम नहीं होते तो डायलिसिस उचित इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालता है, जो स्वस्थ किडनी के लिए आवश्यक भूमिका निभाता है। डायलिसिस का काम यही है, शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालता है और स्वस्थ किडनी के लिए आवश्यकता निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। फ्यूमेरिक या पायरुविक अम्ल या लैक्टिक अम्ल या जल? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर कौन सा होगा?
लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। लैक्टिक एसिड मनुष्य और कुछ अन्य जीवों में अवायवीय श्वसन के अंतिम उत्पादों में से एक है। अवायवीय श्वसन के दौरान जो ऑक्सीकरण की अनुपस्थिति में होता है, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ग्लूकोज आंशिक रूप से टूट जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिकाएं ग्लाइकोलाइसिस के उत्पाद पायरुविक को लैक्टिक एसिड में परिवर्तित कर सकती है। यह एक प्रक्रिया जिसे लैक्टिक एसिड किण्वन कहा जाता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करने में मदद करती है, लेकिन लैक्टिक एसिड के संचयन की ओर भी ले जाती है, जिससे मांसपेशियों में थकान और दर्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 मानव नेत्र में होता है। मानव नेत्र में अवतल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है, उत्तल लेंस या अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन NBBI। मानव नेत्र में होता है कौन सा लेंस? अवतल लेंस, उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर कौन सा होगा? उत्तल लेंस। प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करने में मदद के लिए मानव आँख में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिससे हमें स्पष्ट रूप से देखने में मदद मिलती है। मानव आँख में प्राकृतिक लेंस लचीला होता है और अपना आकार बदल सकता है, जिससे यह फोकल लंबाई को समायोजित कर सकता है और विभिन्न दूरी पर वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। इस प्रक्रिया को आवास कहा जाता है और यह स्पष्ट दृष्टि के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 36 टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? समांतर विकिरण या अभिसारी विकिरण या अपसारी विकिरण या ऊपर के सभी। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो अभिसारी विकिरण, ऑप्शन नंबर बी। एक टॉर्च एक अपसारी प्रकाश की विकिरण उत्सर्जित करती है, जहां स्रोत से दूर जाने पर प्रकाश किरणों फैलते हैं। यह फैलाव टॉर्च को व्यापक क्षेत्र को रोशन करने की अनुमति देता है, जिससे यह विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग हो जाता है। डाइवर्जेंट बीम फ्लैशलाइट में आम है, जो अंधेरे में कुशल कवरेज और दृश्यता सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सोलर कुकर में किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है? सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर कौन सा होगा? सोलर कुकर में सोलर कुकर में जो दर्पण प्रयोग होता है वह कौन सा होता है? तो अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। विशेष रूप से एक अवतल दर्पण सूर्य के प्रकाश को एक छोटे से क्षेत्र पर केंद्रित करता है, जिसमें सूर्य के प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है और गर्मी पैदा होती है। इस संकेंद्रित सूर्य के प्रकाश का प्रयोग व्यावहारिक अनुप्रयोगों के लिए और सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए सौर कुकर में खाना पकाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 आमतौर पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। क्वेश्चन नंबर 38 राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वास्तविक,
काल्पनिक, उल्टा या इनमें से कोई नहीं। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समतल दर्पण से बनने वाली छवि को काल्पनिक छवि कहा जाता है। काल्पनिक छवि एक ऐसी छवि होती है जो वास्तविक नहीं होती, लेकिन हमारी नज़रें में उसकी जगह वास्तविक छवि की तरह प्रतीत होती है। यह छवि समतल दर्पण के पार बनती है और यह वस्त्र या वस्तु की आकृति की उल्टी होती है, लेकिन यह हमेशा उभरी होती है या उठी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है समतल, उत्तल, अवतल, समतल, अवतल या उत्तल अवतल या समतल उत्तल। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है समतल या उत्तल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समतल दर्पण की छवि को विकृत किए बिना प्रकाश को परावर्तित करता है। बनी छवि सीधी और वस्तु के समान आकार की है, लेकिन बाएं से दाएं उल्टी है। उत्तल दर्पण भी सीधा प्रतिबिंब बनाता है। बनी छवि आभासी है, वास्तविक वस्तु से छोटा और सीधा। समतल और उत्तल दोनों दर्पण वास्तविक वस्तु की सीधा छवियां बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है? बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है भाई? विशेष लेंस के कारण, स्पष्ट कारण ज्ञात नहीं है, या जीन प्रभाव के कारण, या टेपिटम लूसिडम के कारण। बिल्ली की आंख रात में क्यों चमकती है? क्वेश्चन नंबर 40, तो टेपिटम लूसिडम के कारण। बिल्लियों के रेटिना के पीछे कोशिकाओं के एक परत होती है जिसमें टेपेटम लूसिडियम कहा जाता है। यह परत रेटिना से होकर गुजरने वाली प्रकाश को वापस आँखों में परावर्तित करते रात्रि दृष्टि से बढ़ाती है। जब प्रकाश आँख में प्रवेश करता है तो इसका कुछ हिस्सा रेटिना की कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लेता है, जिससे मस्तिष्क को दृश्य जानकारी संसाधित करने की अनुमति मिलती है। हालांकि टेपेटम ल्यूसिडम शेष प्रकाश को रेटिना के माध्यम से वापस प्रतिबिंब करता है, जिससे फोटोरेसिप्टर कोशिकाओं को प्रकाश का पता लगाने का दूसरा मौका मिलता है। प्रकाश का यह प्रतिबिंब उनकी रात्रि दृष्टि क्षमताओं को बढ़ाता है और यही कारण है कि बिल्ली की आंखें अंधेरे में यह कम रोशनी की स्थिति में चमकती दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मेमन, स्लाइडन, रॉबर्ट या मेयर? क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर कौन सा होगा? मेयर। ऑप्शन नंबर डी। मानव मूत्र का पीला रंग मुख्य रूप से यूरोक्रोम नामक रक्तद्रव के कारण होता है। यूरोक्रोम का एक अवशिष्ट उत्पाद है जो लाल रक्त कोशिकाओं में एक प्रोटीन हेमोग्लोबिन के टूटने से उत्पन्न होता है। मूत्र में पीले रंग के अलग अलग रंग जलयोजन, स्तर, आहार और कुछ दवाओं जैसे कारकों को प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन यूरोक्रोम मूत्र का विशिष्ट पीले रंग के लिए जिम्मेदार मुख्य रंग द्रव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, मानव शरीर में पिरिच कौन सी संरचना में संलग्न होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वृद्धात। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन
दोनों जो कराए हैं 42 और 41 नंबर, ये पहले भी हम करा चुके हैं। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 वृक्क। एक क्वेश्चन करा दिए हैं, ये लगता है कि पीछे हो गया क्या? अनॉक्सिक शोषण का अंतिम उत्पाद, अच्छा कोई बात नहीं, देख लेते हैं एक बार फिर से हम लोग। अनॉक्सिक शोषण का अंतिम उत्पाद होता है, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। कोई बात नहीं, दोबारा क्वेश्चन देख लेंगे और अच्छी बात है, दोबारा समझ में आ जाएगा। लैक्टिक एसिड मनुष्य और कुछ अन्य जीवों में अवायवीय शोषण के अंतिम उत्पादों में से एक है। अवायवीय शोषण के दौरान जो ऑक्सीजन की अनुपस्थित होता है उसे ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ग्लूकोज आंशिक रूप से टूट जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिकाएं ग्लूकोलाइसिस के उत्पादन पाइरूवेट को लैक्टिक एसिड में परिवर्तित कर सकती है। यह प्रक्रिया, जिसे लैक्टिक एसिड किण्वन कहा जाता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करने में मदद करती है, लेकिन लैक्टिक एसिड के संचय की ओर भी ले जाती है, जिससे मांसपेशियों में थकान और दर्द होता है। मानव नेत्र में होता है, मानव नेत्र में होता है उत्तल लेंस। प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करने में मदद के लिए मानव आँख में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिससे हमें स्पष्ट रूप से देखने में मदद मिलती है। मानव आँख में प्राकृतिक लेंस लचीला होता है और अपना आकार बदल सकता है, जिससे यह फोकल लंबाई को समायोजित कर सकता है और विभिन्न दूरी पर वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। यह इस प्रक्रिया को आवास कहा जाता है और यह स्पष्ट दृष्टि के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्त होती है? क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर भी अभिसारी किरण। लगता है हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे, कोई बात नहीं। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। विशेष रूप से एक अवतल दर्पण सूर्य के प्रकाश को एक छोटे से क्षेत्र पर केंद्रित करता है, जिससे सूर्य के प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है और गर्मी पैदा होती है। इस संकेंद्रित सूर्य के प्रकाश का उपयोग व्यावहारिक अनुप्रयोगों के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए सौर कुकर में खाना पकाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट 48, समतल दर्पण के द्वारा बनाया प्रतिबिंब होता है। वास्तविक, काल्पनिक, उल्टा या निम्न से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा काल्पनिक, ऑप्शन नंबर बी। समतल दर्पण से बनने वाली छवि को काल्पनिक छवि कहा जाता है। काल्पनिक छवि एक ऐसी छवि होती है जो वास्तविक नहीं होती, लेकिन हमारी नज़रों में उसकी जगह वास्तविक छवि की तरह प्रतीत होती है। यह छवि समतल दर्पण के पार बनाती है और यह वस्त्र या वस्तु की आकृति की उल्टी होती है, लेकिन यह हमेशा उभरी होती है। नेक्स्ट 39 नंबर, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। समतल उत्तल अवतल या समतल अवतल या उत्तल अवतल या समतल उत्तल। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समतल उत्तल।
समतल दर्पण की छवि को विकृत किए बिना प्रकाश को परावर्तित करता है। बनी छवि सीधा और वास्तविक के समान आकार की है, लेकिन बाएं से दाएं उल्टी है। उत्तल दर्पण भी सीधा प्रतिबिंब बनाता है। बनी छवि आभासी है, वास्तविक वस्तु से छोटी और सीधी है। समतल और उत्तल दोनों दर्पण वास्तविक वस्तु की सीधी छवियां बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, बिल्ली की आंख रात में क्यों चमकती है? ये सब क्वेश्चन लगता है कि दोबारा करा रहे हैं, नहीं ऐसा कोई, हाँ दोबारा हो गया है, कोई बात नहीं। जो नहीं देखे होंगे वो यहाँ से अगर देख रहे होंगे तो अच्छा बात है ना, और जो देख लिए हैं दोबारा देखिए, कोई ख़राब वाला बात नहीं है, दोबारा अच्छा समझ आएगा। बिल्ली की आंख रात में क्यों चमकती है? तो बिल्ली की आंख रात में जो चमकती है वह टेपिटम लूसिडम के कारण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्लियों के रेटिना के पीछे कोशिकाओं के एक परत होती है जिसमें टेपेटम ल्यूसिडम कहा जाता है। यह परत रेटिना से होकर गुजरने वाली प्रकाश को वापस आँखें में परिवर्तित करके रात्रि दृष्टि को बढ़ाती है। जब प्रकाश आँख में प्रवेश करता है तो इसका कुछ हिस्सा रेटिना की कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लेता है, जिससे मस्तिष्क के दृश्य जानकारी संसाधित करने की अनुमति मिलती है। हालांकि टेपेटम ल्यूसिडम शेष प्रकाश को रेटिना के माध्यम से वापस प्रतिबिंबित करता है, जिससे फोटो रिसेप्टर कोशिकाओं को प्रकाश का पता लगाने का दूसरा मौका मिलता है। प्रकाश का यह प्रतिबिंब उनकी रात्रि दृष्टि क्षमताओं को बढ़ाता है, और यह कारण है कि बिल्ली की आंख अंधेरे में है या कम रोशनी की स्थिति में चमकती दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहा, पुरुष की नसबंदी को क्या कहते हैं? पुरुष के नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी, न्यूरोटोमी या साइकेटेमी या वेसेक्टोमी कौन सा कहा जाता है? पुरुष के नसबंदी को वेसेक्टोमी कहा जाता है। वेसेक्टोमी। एक लिंगी पुष्प को पहचानिए। एक लिंगी पुष्प को पहचानिए। मक्का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा हवा में खाली स्थान की मापा जाता है? नमी, तापमान, रसायन या ऊष्मा? नमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, एक बल्लेबाज गेंद को गेंदबाज के 4 रन के लिए हिट करता है तो बल्लेबाज इस प्रकार खाली स्थान क्या होगा? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, गेंद की दिशा और गति बदलता है। गेंद की दिशा और गति बदलता है जब एक बल्लेबाज गेंद को गेंदबाज के 4 रन के लिए हिट करता है तब। वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले मीटर को खाली स्थान के किस नाम से जाना जाता है? वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किस मीटर को नाम से जाना जाता है? खाली स्थान। गाड़ी घोड़ा जो चलता है दूरी तय करते हैं तो उस मीटर जो नापता है दूरी, उस मीटर को क्या कहा जाता है? ओडोमीटर। पेट में मौजूद पाचक रस को पचाने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर कौन सा होगा? केवल प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा केवल प्रोटीन। प्रोटीन ही है जो पाचक रस को पचाने में मदद करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, यदि प्रकाश समतल दर्पण पर लंबवत गिरे तो वह किस कोण में परावर्तित होगा? क्वेश्चन नंबर 57, 90 डिग्री। नेक्स्ट, सिस्मोग्राफ एक उपकरण है जिसका उपयोग के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर, सिस्मोग्राफ एक उपकरण है जिसका उपयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है, तो भूकंप के कंपन दर्ज करने के लिए प्रयोग किया जाता है सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट, पर्यावरण के साथ रासायनिक अभिक्रिया द्वारा हुए पदार्थों की गिरावट को खाली स्थान कहा जाता है। लघुकरण, निष्प्रभावन या क्रिस्टलन या संक्षारण। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संक्षारण। नेक्स्ट, 60, वह लेंस जो किनारों की तुलना में बीच में पलता है। वह लेंस जो किनारों की तुलना में बीच में पलता है, खाली स्थान। अवतल लेंस, उत्तल लेंस या आवर्धक लेंस या गोलाकार लेंस। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, किस जीव को लोकप्रिय रूप से किसान का मित्र कहा जाता है? किस जीव को लोकप्रिय रूप से किसान का मित्र? वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही बार यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस जीव को लोकप्रिय रूप से किसान का मित्र कहा जाता है? गाय, कछुआ, बैल या कुत्ता को? कुत्ता मत करना, किसान है इसलिए बैल मत कर देना। किसको किसको पता है यह क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 61, तो केचुआ हो जाएगा। नेक्स्ट, 62 नंबर, उस क्षेत्र के लंबवत क्रियान्वित बल का अनुपात जिस पर यह कार्य करता है खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। घर्षण, दबाव, घनत्व या बल? क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर कौन सा होगा जी? दबाव। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 63, रबड़ के वल्कनीकरण में प्रयुक्त अधातु खाली स्थान कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर गंधक हो जाएगा राइट आंसर। वह कोशिकाज को जो रासायनिक पदार्थों के भंडारण व स्राव में सहायता करता है खाली स्थान है। राइबोसोम, गाल्गी काय या प्लास्टिड्स या रिक्तिकाएँ? ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर हो जाएगा गाल्गी काय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 65 नंबर, सबसे कम विद्युत प्रतिरोध वाली धातु है। सोना, चांदी, तांबा या प्लेटिनियम? चांदी। नेक्स्ट, वस्तु से बड़ी आभासी प्रतिबिंब द्वारा प्राप्त की जा सकती है। उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण या अवतल लेंस? क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर कौन सा होगा? अवतल लेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, रिक्टर पैमाना का प्रयोग खाली स्थान का परिमाण को मापने से होता है। भूकंप, विद्युत आवेश या वर्षा या आकाशीय बिजली? क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूकंप।
नेक्स्ट 68, पेट्रोकेमिकल्स का उपयोग खाली स्थान के निर्माण में किया जाता है। पेट्रोकेमिकल्स का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, डिटर्जेंट। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस बी खाली स्थान से फैलता है, विषाणु, प्रोटोजोआ, जीवाणु या कवक। हेपेटाइटिस जो फैलता है वह किससे फैलता है? हेपेटाइटिस जो फैलता हो वह विषाणु। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है? स्त्रियों के नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी। महिला नसबंदी को आमतौर पर ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। ट्यूबेक्टोमी एक सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें अंडे को निषेचन के लिए गर्भाशय तक पहुंचाने से रोकने के लिए एक महिला की फैलोपियन ट्यूब को अवरुद्ध, काट या सील कर दिया जाता है। स्थानीय गर्भनिरोधक की इस अवधि को ट्यूबल लिगेशन के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 71, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? भालू, बिजली से, मनुष्य से या बंदर से? क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बंदर से। शब्द RH फैक्टर रिसस बंदर से लिया गया है जिससे यह सबसे पहले प्रोटीन की खोज की गई थी। RH कारक एक प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर मौजूद हो सकता है और इनका नाम रिसस बंदर के नाम पर रखा गया है क्योंकि प्रोटीन की पहचान शुरुआत में वैज्ञानिक प्रयोग के दौरान रिसस बंदर के रक्त में की गई थी। RH कारक रक्त टाइपिंग में एक महत्वपूर्ण घटक है और मनुष्य में RH पॉजिटिव या RH निगेटिव हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, हाइड्रा का प्रचलन अंग है। हाइड्रा का प्रचलन अंग है। हाइड्रा का प्रचलन अंग कौन सा हो? क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टेंटिकल्स। दरअसल हाइड्रा का लोकोमोटर हिस्सा उसके तंबू नहीं है। हाइड्रा एक उल्लेखनीय तरीके से चलते हैं जिससे लूपिंग कहा जाता है। वे अपने शरीर के एक सिरे को किसी सतह से जोड़ता है और फिर दूसरे सिरे को छोड़ देते हैं जिससे वह हिल सकता है और फिर से जुड़ सकता है। इस लूपिंग गति को टेंटेकल्स के उपयोग के बजाय शरीर के संकुचन को और विस्तार से सुगम बनाया जाता है। टेंटेकल्स विशेष संरचना है जिनका उपयोग मुख्य रूप से हाइड्रा में भोजन और सुरक्षा के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण अवतल, उत्तल, समतल या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर कौन सा होगा? समतल होगा। ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी दर्पण में बनी छवि हमेशा सीधी और वास्तविक के आकार बराबर हो तो दर्पण एक समाप्त दर्पण होता है। समाप्त दर्पण छवि को विकृत किए बिना प्रकाश को परावर्तित करते हैं जिससे एक सीधी छवि बनती है जो वस्तु के आकार के समान होते हैं और बाएं से दाएं उल्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण
कहा जाता है? तो द्वारका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 75, हीरे का अपवर्तनांक है। हीरे का अपवर्तनांक है। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2.42, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हीरे का अपवर्तनांक लगभग 2.42 होता है। हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है, जिसका अर्थ है कि जब यह हीरे में प्रवेश करता है तो यह प्रकाश को एक महत्वपूर्ण कोण पर मोड़ देता है, जिससे इसकी चमकदार चमक में योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, नेत्र में लेंस में समायोजन की क्रिया होता है। क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर कौन सा होगा? सिलियरी पेशियों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेत्र में लेंस में समायोजन विभिन्न दूरी पर वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसके आकार को समायोजित करने की प्रक्रिया है। यह समायोजन सिलियरी मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित होता है। आसपास की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने पर यह मांसपेशियां सिकुड़ जाती है, जिससे लेंस मोटा हो जाता है। दूर की वस्तु के लिए मांसपेशियां शिथिल हो जाती है और लेंस चटपटा हो जाता है, जिससे अलग अलग दूरी पर स्पष्ट दृष्टि सुनिश्चित होता है। नेक्स्ट 77 नंबर, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। हरित लवंग या राइबोसोम या लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर कौन सा होगा? माइक्रोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करने में मदद के लिए मानव आँख में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसमें हमें स्पष्ट रूप से देखने में मदद मिलती है। मानव आँख में प्राकृतिक लेंस लचीला होता है और अपना आकार बदल सकता है, जिससे यह फोकल लंबाई को समायोजित कर सकता है और विभिन्न दूरी पर वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। इस प्रक्रिया को आवास कहा जाता है और यह स्पष्ट दृष्टि के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट 78, मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम। अरे मिस्टेक हो जा रहा है बार बार। यूरोक्रोम के कारण मानव मूत्र का पीला रंग होता है। मानव मूत्र का पीला रंग मुख्य रूप से यूरोक्रोम नामक रंग द्रव्य के कारण होता है। यूरोक्रोम एक अपशिष्ट उत्पाद है जो लाल रक्त कोशिकाओं में एक प्रोटीन हेमोग्लोबिन के टूटने से उत्पन्न होता है। मूत्र में पीले रंग के अलग अलग रंग जलयोजन स्तर, आहार और कुछ दवाओं जैसे कारकों से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन यूरोक्रोम मूत्र के विशिष्ट पीले रंग के लिए जिम्मेदार मुख्य रंग द्रव्य है। ये भी क्वेश्चन पहले करा दिए हैं, दोबारा करा रहे हैं, कोई बात नहीं, दोबारा समझ में अच्छा से आ जाएगा जो नहीं देखे होंगे उनके लिए। तो नेक्स्ट 79, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है? एपिडर्मिस, ऑप्शन नंबर सी। त्वचा की ऊपरी सतह को एपिडर्मिस कहा जाता है। यह त्वचा एक बाह्यतम परत है जो पर्यावरणीय कारकों, पैथोजनों और नमी के खिलाफ एक सुरक्षात्मक
बाधा परत प्रदान करती है। एपिडर्मिस में त्वचा के रंग को देने वाले मेलेनिन के उत्पादन की जिम्मेदारी भी होती है और यह स्वतंत्र रूप से अपने आप को नवीनीकृत रहती है, जिसे सेल टर्नओवर कहा जाता है। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, मनुष्य की शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है। मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है। क्वेश्चन नंबर 80, जल्दी से बताओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 80, मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है। कम से कम एक भी तो क्वेश्चन बता दो सही। मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? जबड़ा। मनुष्य शरीर के सबसे शक्तिशाली पेशी जबड़ा नहीं है। शक्ति की दृष्टि से आमतौर पर मानव शरीर की सबसे शक्तिशाली पेशी मास्टर टीटर है, जो चबाने के कार्य में सहायक होती है, जो जबड़े में स्थित होती है। यह पेशी खाने के कार्य के लिए उपयुक्त है और इसकी शक्ति काफ़ी अद्वितीय होती है, लेकिन इसे सबसे शक्तिशाली मानना संभावनाशील है, क्योंकि शक्ति की माप विभिन्न मापदंडों पर निर्भर करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल।